नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आप सभी समझ रहे हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, जो मेरे विचारों को पढ़ने वाले हैं, उन सभी के ध्यान में होगा कि चुनाव के इस परिणाम पर मेरी राय क्या होगी, मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसा सोचते होंगे घर बैठे। वाकई चुनाव का परिणाम मेरे लिए चौंकाने वाला है। कई अन्य लोग या हवाई उड़ने वाले कह सकते हैं हाँ यह तो होना ही था, मैं तो इससे भी बदतर चुनाव परिणाम का आशा रखता था, यह तो इतना भी आ गया, बहुत हो गया, मोदी जी रिटर्न हो गए, काफ़ी है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। चुनाव के नतीजे बड़े बुरे हैं, आशा के बिल्कुल विपरीत। ऐसा क्यों हुआ? कई कारण हैं। पता नहीं यह समाज कब बदलेगा, क्यों बदलेगा, यह समझ नहीं पाता है कि उसे क्यों बदलना चाहिए। अन्यथा विगत 10 वर्षों में एक हिमालय सा उपलब्धि सरकार ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में क्या नहीं दिया, क्या कुछ इस देश को नहीं मिला और क्या नहीं कुछ मिलने वाला था। वाकई इन सभी उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में यदि किसी ने कहा होगा कि इन्हीं की कल्पना थी कि 400 के पार आना है, तो कुछ मिथ्या नहीं था, कुछ गलत नहीं था, डिजर्व करता था। इस सरकार के कार्य, ये उनकी मांग थी कि 400 से अधिक हमें दे करके जिताना था। सर्वांगीण विकास में चर्चा नहीं करूंगा। अब यह कहना कि नौकरी कब मिली थी, किसको, कब किसका सरकार में नौकरी मिली है? नौकरी सरकारी नौकरी होती है। 70 के दशक में, 80 के दशक में कहाँ नौकरी थी? आज तो इतना सारा कंप्यूटर वाले आ गए हैं सब। ये देश की अच्छी दशा होने के वजह से सारी कंपनियां खुली हुई है। दिल्ली में, नोएडा में, गुरुग्राम में बढ़िया ये ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो नौकरियां मिल भी रही है सारे प्राइवेट में। सरकार में आज भी कहाँ है? सरकार में पहले भी नहीं कभी थी, भूखमरी थी सरकार में, नौकरियां मिलती नहीं थी। कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर बैठे रह गए घर में, 10-10, 20-20 साल तक डॉक्टरों की बहाली नहीं हुई, इंजीनियर्स की बहाली नहीं हुई। एक उल्लेखनीय बहाली 1979 में कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी, बुला करके रोजगार दिया था। घर बैठे जो भूल गए थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई और भाषा, उनको बुला के नौकरी दी थी। उसके बाद नौकरियां कहाँ मिली? अभी 10 साल में किसने सिखा दिया नौकरी और भिन्न प्रकार से। अच्छा, महंगाई, क्या महंगाई है? महंगाई के नाम पर वोट दिया किसी ने क्या? नहीं, न नौकरी के अभाव में, महंगाई के वजह से, इसके वजह से किसी ने वोट नहीं किया मोदी जी के विरोध में। वोट किया विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय गोलबंद होकर के, हमारा जाति जीतेगा, हमारे जाति का कैंडिडेट होना ही चाहिए, हमारी जीत हो। जब नीतीश कुमार इमर्ज कर गए, फिर से मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो बिहार की स्थिति है कि कई जिलों में जनता दल यू की इकाई, झारखंड की स्थिति यह कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, जमीन बेचूंगा, कुछ भी करूंगा, मगर मुझे जेल ना भेजो। और भी धमकियां मिल रही थी कि 4 तारीख के बाद भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा। तो नेताओं ने, जिन जाति के नेता थे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, लामबंद हो गए कि देखो भाई, हमको जेल भेजेगा। ऊपर से केजरीवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति झारखंड में आकर कह दिया कि यदि आप लोग कमल छाप को वोट देते हैं
तो समझिए आपके ये हेमंत सोरेन जी जेल में रहेंगे। और 4 यदि आपने कमल छाप को वोट न दे करके हमें दिया या उनके विपक्षी जो खड़े हैं गठबंधन में, तो 4 तारीख के बाद हेमंत सोरेन जी बाहर आ जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, कानून नियम कुछ नहीं है, न्याय व्यवस्था पंगु है, जुडिशियल नहीं। ये चुनाव तय करता है कि कौन जेल में रहेगा, कौन जेल से निकल जाएगा। नतीजा क्या हुआ कि सारी उपलब्धियां भुला दी गई। एकदम आनंद फानंद में सिर्फ यह याद रखा कि हमें यादव जी को वोट देना है चूँकि हम यादव हैं, कुशवाहा को वोट देना है चूँकि हम कुशवाहा हैं, और कुर्मी को वोट देना है कि हम कुर्मी हैं, राजपूत हैं राजपूत को वोट देना है। किसी ने ख्याल नहीं किया कि जो राजपूत से खड़ा हुआ कैंडिडेट है वो किस पार्टी का है। बस अपनी अपनी जात होनी चाहिए, पार्टी चाहे किसी की हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह हो गई कि 10 वर्ष में जो अभाव पड़ा था, अकाल पड़ा था, टोटा पड़ा था खाने का, भ्रष्टाचार करने का, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो सवाल है कि राजनीति चलेगी कैसे? राजनीतिक गुंडागर्दी, वो पार्टियां, उनका विकास कैसे होगा, उनका संगठन मजबूत कैसे होगा जब वे एजेंसियों के मालिक के पास से चंदा नहीं लेंगे महीने में, जब वो हफ्ता नहीं उगाही करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में देखिए सारा गुंडागर्दी बंद है। अब बगैर गुंडागर्दी जब पर्याय हो गया है राजनीति का, या राजनीति पर्याय हो गया है गुंडागर्दी का, और गुंडागर्दी बंद हो जाएगा तो विपक्षी राजनीति का क्या होगा, कार्यकर्ताओं का क्या होगा? छोटे से लेकर बड़े बड़े कामों में आज देखा जा रहा है कि बेधड़क विकास में जुड़ा हुआ बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं और बड़ी बड़ी शक्तियां बहुत शीघ्र काम कर रही हैं। सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, मेट्रो बन रहा है। ये तो धड़ाधड़ बने जा रहा है और रंगदारी दी नहीं जा रही है, कोई वसूल नहीं रहा है किसी को। और ये जो ठेकेदारी है इसमें लोकल को न दे करके वो पूरे दूसरे कार्य कर रहे हैं। तब क्या होगा? तब तो कोई सरकार अच्छी हो या बुरी यह नहीं देखना है, तब यह देखना है कि कौन इनको बंद कर सके। अब है सरकार काम लेने, काम कराने, देश को विकास कराने के लिए सरकार अपने स्तर पर सोचती है, विचार करती है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन में क्या देख रहे हैं? अभी एक व्यक्ति बता कर गए थे मुझे कि रेलवे में जो ग्रुप डी की बहालियां हुई, ग्रुप डी की बहाली का मतलब होता है रेलवे में वो स्लीपर लगाना, पत्थर जो नीचे गिर गए हैं उसको टाल करके ठीक रखना, रेलवे में गहता चलाना, वो बहुत ये परिश्रम का काम है। हम इतने डेवलप नहीं हैं पश्चिम देशों के तरह कि सारा काम मशीन से हो जाए। तो फिर यदि सारा काम मशीन से होने लगेगा तो फिर मैन बेरोजगार हो जाएगा। अतः क्या अभी यहाँ स्वाभाविक भी है कि भारत में ग्रुप डी की जो सेवा है उसको करने वाले जुआ चाहिए, मजबूत जुआ चाहिए। और उसमें बहाली होने लगी तो लोग बीए पास होकर चले गए, एमए पास होकर के पहुँच गए, जबकि वो चाहिए था निरक्षर किस्म का। लेकिन भीड़ को रोकने के लिए उसमें आईटीआई कर दिया, तो आईटीआई क्या इंजीनियर तक पहुंचने लगे कि हम भी पत्थर टालेंगे। सरकारी नौकरी चाहिए, बस सरकारी नौकरी के ये फ़ायदे को समझ करके। ऐसा इसलिए कि सरकारी नौकरियों का आकर्षण यह केवल है कि उसमें आराम से पंखों के नीचे काम किया जाता है। जिस समय सरकारी नौकरी में प्रत्येक दिन के काम का हिसाब लिया जाए कि किसने कितना काम किया है और उसकी छुट्टियों पे पाबंदी लगाया जाए, समय पर आना समय पर जाना हो जाए, रिश्वत एकदम बंद हो जाए, कोई सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहेगा। किस बात के लिए जाना चाहेगा जब प्राइवेट में वालों में अधिक पैसा मिल रहे हैं? तो नहीं, तो कोई देखने वाला नहीं है। सरकारी कार्यालयों में चपरासी से लेकर उस विभाग के मंत्री तक
ढीले ढाले, तो मज़ा आता है सरकारी नौकरी करने में। सरकारी नौकरियां बंद है, निजीकरण की बात चलते रहती है। जैसा कि मैं बताया कि ग्रुप डी में सरकार ने सोचा है कि ये लोग तो कुछ काम करेंगे नहीं, आगे हैं इंजीनियर और बीए, इन लोग से पत्थर टिकता चलता नहीं है, गैता चलेगा नहीं, फवाड़ा चलाएगा नहीं, तब वो सारा काम वो एक लेंथ के हिसाब से प्राइवेट ठेकेदार करेंगे, उनके मजदूर करेंगे, उनके अपडेट मजदूर करेंगे यूनिफॉर्म पहन करके और वो हेलमेट लगा करके, और बहुत धड़ाधड़ करेंगे। तब होगा दुख कि ये तो प्राइवेट में हो रहा है, प्राइवेट में जा रहा है, तो प्राइवेट में हो नहीं हो जाएगा तो वो काम नहीं होगा रेलवे का, तो क्या ट्रेन को एक्सीडेंट करवाना है? आगे जब देश को बढ़ाना है तो रेल की गति को तेज करनी होगी, मालगाड़ी की गति को तेज करनी होगी। अब इन सब के बावजूद तीसरी बात यह है कि जब फील्ड में उतर आए तो एक कप्तान अपने पूरे यूनिफॉर्म में उतरा, बूट से लेकर के ऊपर कैप तक पहना हुआ, फुल जर्सी, नी कैप, और ये काफ लगा होता है, वो सारा कुछ फुल वर्दी पहन करके मैदान में उतरा फुटबॉल के। और चुने गए अन्य जो खिलाड़ी है, व्हिसिल बजते जब मैदान में आए तो देखा गया कि ढीले ढाले हैं, किसी की जर्सी जो है वो बदरंग है, किसी की ढीली है, किसी की ओछी है, किसी ने जर्सी पहनी नहीं है, उसके जगह पर सैंडो गंजी पहना हुआ है। ये खिलाड़ियों की हालत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मैदान में उतरे लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन से। किसी ने जूते के फीते ढीले रखे हैं, किसी ने जूते तो पहने हैं, मोजा नहीं है, और कोई तो नंगे पाँव हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही हम ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। इसका मतलब किसी ने प्रशिक्षण नहीं लिया खेल का। और सब खिलाड़ी जब मैदान में चले आए तो एकमात्र नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म में रह करके कितना खेलेंगे। और हो सकते हैं 4-5 खिलाड़ी इस ढंग के हों चुस्त दुरुस्त, और बाकी के 11 खिलाड़ी में से जो हो 6 खिलाड़ी ठीक ठाक है तो 5 खिलाड़ी, तो इस तरह के ढीले ढाले में तो मैच हारना ही हारना है। अपेक्षा थी 11 गोल से, 12 गोल से, 18 गोल से जीतने की, अब वहाँ आप 2 और 3 गोल से जीत रहे हैं। यही स्थिति है, यही समीक्षा की जा सकती है। अब समय मिलेगा सरकार चलाने का या न भी मिले सरकार चलाने का, हो सकता है कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने, वो भी ठीक। हो सकता है इंडी गठबंधन, जिसके बाद विषय में कल्पना भी नहीं की जा रही थी जब ये लोग गठबंधन मना रहे थे, तो शायद उनकी भी सरकार बन जा सकती है यदि खुद की बीजेपी की पूर्ण बहुमत नहीं आती है। 272 भी तो कम से कम बीजेपी को लानी चाहिए थी, और यदि ऐसी नहीं होगी तो फिर वो जो वाजपेयी जी की सरकार थी वैसी कुछ स्थिति आ जाएगी। या फिर 94 में एक सरकार बनी थी जिसमें खिंचम खिंची होकर के, फिर 99, फिर 2004 के बाद की दशा तो आपको मालूम ही है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसे ही चलता है। ये 2024 का खेल था। अब जहाँ बात 2047 की जा रही थी, अब देखिए जब किसी को अच्छा ना लगे साफ सफाई विकास, तो कोई क्या करे। बचपन में मेरी माँ मुझे नहाने के लिए, मैं खेल रहा था गोली, और वो नीचे एक कपड़ा पहना हुआ था जांघिया टाइप का, और कि नहाने का मेरा मन नहीं था, बाँह पकड़ के लाई और कुएं के पास पूरा पानी नहा करके लगा करके लक्स साबुन से के, और जैसी छोड़ी, मेरा मन तो बिल्कुल नहाने का नहीं था, गुस्से और क्रोध में था, वो एकदम तौलिया उलिया से पोंछ पाछ के फ्रेश कर दिए, लेकिन मैं उस नहान को स्वीकार नहीं किया, तुरंत गली में लोट पोट करके धूल भर लिया था। ये मुझे याद है। आशा है वीडियो ये पसंद आया होगा।
तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे होगा कि वीडियो रिलीज होने पर तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले, वीडियो खोलकर उसे अवश्य देखें। कुछ न कुछ स्थानीय बातें तो अच्छी रह ही सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।